हाय फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स है, एक दिन में 8% से ज्यादा गिर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा था? और अगले दिन भी वो गिरावट जारी रहेगी। तो इसकी क्या वजह है और एचडीएफसी बैंक में ओवरऑल किस प्रकार का आउटलुक है, क्या पोटेंशियल है, और एक इन्वेस्टर के तौर पे क्या आपको ऐसी गिरावट से चिंतित होना चाहिए या इसमें कुछ मौका देखना चाहिए, ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। और वीडियो के लास्ट तक आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना है तो अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप किसी जाके करोड़पति स्कीम में जाके शामिल हो जाइए, वो एक दिन में आपको करोड़पति बना देंगे। वहां के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीरियस इन्वेस्टर हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि यहां ना रिपोर्टिंग की जो क्वालिटी है ना, उसकी वजह से कई बार शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। और एचडीएफसी बैंक के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं। स्क्रीन पर दिखाई गई न्यूज में आपको क्या दिख रहा है कि एचडीएफसी बैंक Q3 नेट प्रॉफिट जंप्स 34% टू ₹16,000। अब यह न्यूज कैसी है? ये न्यूज अच्छी है कि भाई बैंक का प्रॉफिट 34% से ज्यादा बढ़ा है। पर क्या ये सच है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ छुपी हुई है, और वो गड़बड़ क्या है वो मैं बताता हूं आपको। स्क्रीन पर देखिए, यहां ये आपके सामने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट हैं, और आप अगर यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें यहां देखिए आप, ये जो चीज है ना, बस एक सेकंड दोस्तों, ये यहां देखिए एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, वो बढ़ा है ईयर ऑन ईयर 35.9%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है 2.7%। अब इसमें गड़बड़ कहां हुई? ये 35% फिगर जो है ना वो मिसलीडिंग है, क्योंकि हर क्वार्टर के हिसाब से तो क्यूओक्यू तो बढ़ा है ये सिर्फ 2.7%, जबकि न्यूज जो आपने देखी उसमें क्या दिख रहा था? 34% से ज्यादा का प्रॉफिट। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि ये जो शेयर मार्केट के जो बहुत जल्दी करने वाले लोग होते हैं ना, कि उनको बस रातों रात करोड़पति बनना है, ऐसे तुरंत बस शेयर के नाम बता दो, तुरंत खबर पड़ी, आधी पड़ी और कर दी। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ना एक मूवी आई थी 12th फेल, शायद आपने भी देखी होगी। उसमें ना ये जल्दीबाजी का ही नतीजा था जो मैं आपको बता रहा हूं, कि वहां पर हीरो बाहर आता है एग्जाम हॉल से और बड़ा खुश होते हुए बताता है कि मैंने ना टेररिज्म पर बहुत शानदार ऐसे लिखा था। लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि भाई टेररिज्म नहीं था, टॉपिक तो टूरिज्म था। तो दोस्तों यहां भी ऐसा ही है। ये जो रिपोर्ट किया गया ना नंबर, ये किया गया है प्री मर्जर के हिसाब से, जबकि एचडीएफसी का मर्जर हुआ एचडीएफसी बैंक के साथ में, और दोनों की जो कंसोलिडेटेड जो रिपोर्ट है वो आने के बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है 2% के आसपास, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो इस तरह से कई बार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से लोग मिसगाइड हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है ना कि वीडियो पूरा देखें और अच्छे से कुछ समझें, वरना मेरा क्या है दोस्तों, मैं तो चला जाऊंगा, कोई कुछ दिन वीडियो बनाऊंगा, कुछ दिन नहीं बनाऊंगा, मन किया तो बनाया, नहीं किया तो नहीं बनाया। आपको अपना फायदा देखना है या नहीं देखना है, यह आपकी चॉइस है। अगर कुछ सीख लोगे तो जिंदगी भर प्रॉफिट कमाने में आपको कुछ मदद मिल पाएगी, बाकी चॉइस आपकी है। चलिए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं यहां पर कि यहां एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को डिकोड करते हैं। तो पहले एक बार एचडीएफसी बैंक का बैकग्राउंड एक बार जल्दी से देख लें दोस्तों। यहां देखिए आप, ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और 3% के हिसाब से के आसपास में प्रॉफिट, ये प्राइस डाउन है। 1491 के आसपास प्राइस चल रही है। 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो रिलायंस इंडस्ट्री के टक्कर की मार्केट कैप है। नंबर्स में कहीं कोई ऐसी समस्या है नहीं। 1.3% की डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड का पे आउट 24% है। और अगर डेट को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें जो है बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में हम उसे नहीं देखते हैं। देखिए पैग रेशियो 0.99 है, तो ऑब्वियसली ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है। यानी जैसी सेल्स बढ़ रही है, जैसा बिजनेस बढ़ रहा है, उसी हिसाब से प्राइस भी इसकी बढ़ रही है। यानी ऐसा नहीं है कि प्राइस रातों रात कई गुना आगे चली गई है।
आगे अगर हम नंबर डालें इसमें तो ये नजर डालते हैं रिजल्ट्स पे, तो जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसको अगर हम देखें तो आप देख लीजिए यहां पर कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ये नंबर जो था ना, ये बस यही पे मिसलीडिंग हो गया था कि ये यहां पर ना ये जो बीच में यहां से यहां तक जो मर्जर वाली चीज थी ना, वो इन्होंने कैप्चर की ही नहीं और इसी वजह से मिसगाइड हुआ। अदरवाइज तो बाकी सब जगह नंबर्स ठीक है। ग्रोस एनपीए बिल्कुल थोड़े से बड़े हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल रेंज में है, मतलब लोगों के दूसरे बैंक्स के तो 3-4% के आसपास ग्रोस एनपीएस हैं, बट यहां पर 1.17 1.3 के आसपास में रखे हुए हैं, विच इज क्वाइट गुड। नेट एनपीए 0.31% में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गिरावट की वजह क्या रही? गिरावट की कई वजह रही। गिरावट की पहली वजह तो ये रही कि जो इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो रेटिंग एजेंसीज और जितने भी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने ना एक बेंचमार्क बना लिया कि भाई बैंक इतना तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो जो कहते हैं ना कि उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए, भाई ये बताओ ये उम्मीद किसने लगाई और क्या उम्मीदें सही होती है? तो ये तो मेरी पर्सनल उम्मीद कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, रेटिंग एजेंसी की कुछ और हो सकती है। जितने फोरकास्ट होते हैं सारे झूठे हैं, मैं आपको साफ कह रहा हूं, उस पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। जितने फोरकास्ट हैं वो सारे एक्सेल में फॉर्मूला डाल करके बनाए जाते हैं। 10 मिनट में मैं आपको फोरकास्ट बना करके दे दूंगा, लेकिन कितने सच होते हैं? वो भूल गए वो इंश्योरेंस वाले वो दिन जब आपको लोग प्रिंट आउट्स ला करके देते थे और कहते थे कि आपको 5 साल में इतना पैसा मिल जाएगा, 10 साल में इतना पैसा मिल जाएगा, 20 साल में इतना पैसा मिल जाएगा। क्या ऐसा होता था? खासतौर पे यूलिप पॉलिसीज में, जो मार्केट लिंक पॉलिसीज थी। इसी तरह से कोई भी तरीके की फोरकास्टिंग जो होती है ना दोस्तों, वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है। और स्टॉक मार्केट में पहले इन्होंने कुछ एस्टिमेशन लगाया और फिर वो अगर नहीं मीट किया तो फटाफट घबरा करके और पैनिक सेलिंग शुरू कर दी। दूसरा, यूएस के अंदर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं कि वहां जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका थोड़ा सा हाइक हुआ है, थोड़ी सी बड़ी, जिसकी वजह से वहां पर एचडीएफसी का जो एडीआर होता है वो भी गिरा है। मतलब वहां के लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो एडीआर के थ्रू करते हैं, तो वो थोड़ा सा डाउन हुआ है और उसका ओवरऑल इंपैक्ट यहां देखने को मिला है। और नतीजे, क्योंकि जब मर्ज हुई है एंटिटी, तो एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी जो लिमिटेड है उसका जब मर्जर हुआ तो बैलेंस शीट में दोनों के एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऐड हुए हैं। तो इस वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि जो बैंक लोन्स का प्रेशर एचडीएफसी लिमिटेड पे था, वही प्रेशर एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर हो गया। और इस वजह से जो प्रॉफिट आपको ज्यादा बढ़ा हुआ दिखना चाहिए था, वो 2-2.5% के आसपास में की ग्रोथ आपको नजर आ रही है। मेरे ख्याल से ना आप इस बात को अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक डिटेल्ड वीडियो दोबारा कभी बना दूंगा, पर आप इन चीजों को समझे जरूर, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि इन्वेस्टर तो आपको, एक्सपर्ट्स तो कुछ भी आगे बोल के चले जाएंगे, पैसा आपका है, घाटा या फायदा आपका होने वाला है। इसलिए चीजों को समझिए, वरना ना शनि खराब रहेगा। जब मेहनत नहीं करते तो शनि खराब हो जाता है। इसीलिए लोग शनि की 7.5 से डरते रहते हैं, क्योंकि शनि इज एक्चुअली मेहनत। आपको करनी नहीं है मेहनत, आप कहते हो कि बस 2 स्टॉक के नाम बता दो, हम तो बस खरीद लें और करोड़पति बन जाए। भाई ऐसा नहीं होता, आपको चीजें सीखनी होगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की टेक्निक्स को, और इस तभी आप अच्छे इन्वेस्टर बनकर के प्रॉफिटेबल रिटर्न कमाएंगे। और सभी लोग ऐसा ही करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं यहां पर। तो यहां देखिए, ये तो खैर इनके बेसिक नंबर्स हो गए हैं, हम सीधे इनके उस पे चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। यहां देखिए, हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजों को। तो नेट रेवेन्यू जो है वो इनका 8% ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये तब की बात है जो Q2 से Q3 का रिजल्ट, यानी सितंबर वाला जो क्वार्टर था और जो दिसंबर वाला क्वार्टर है, इनके बीच का डिफरेंस है ये। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखिए यहां पर फिर से वही चीज आ रही है कि ये आप देखिए 2.5% जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2.5% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, और ईयर ऑन ईयर में 33.5% की ग्रोथ है। तो नंबर्स मिसलीडिंग हुए क्योंकि लोगों ने समझा ही गलत, और टूरिज्म को टेररिज्म समझ गए। अब क्या करें बताओ, आप भी ऐसी गलतियां करते हो आमतौर पे, और वीडियो लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, ये सब तो आपने तय कर रखा है। भाई एक बात बताओ, आपको मेरी जो रिसर्च है उस पर कुछ भरोसा है या नहीं है? अगर है और आप चाहते हो कि मैं लगातार मेहनत करूं, तो कहीं ना कहीं आपका भी सपोर्ट चाहिए। अदरवाइज मैं कुछ दिनों बाद में डिमोटिवेट होकर के मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप जानो आपका काम। बेटर है कि आप और हम कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक हेल्दी डिस्कशन शुरू करें, जिससे लॉन्ग टर्म में सभी को फायदा हो, सारे मित्रों को फायदा हो। तो आगे चलिए इस पे बात करते हैं कि यहां ना ये आप देखिए डिपॉजिट्स जो है वो डिपॉजिट्स जो है उनके अंदर ग्रोथ हुई है साफ तौर पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 411 करोड़ की ग्रोथ है,
बिलियंस की रुपीस बिलियंस में है उनकी ग्रोथ है। और बोरोइंग्स जो है वो भी आप देखिए उसमें भी आपको 209 की ग्रोथ नजर आ रही है। लायबिलिटीज जो है वो विद इन द कंट्रोल है, कोई खास ऐसा कुछ है नहीं। एक सेकेंड आगे हम देखते हैं इसके और बाकी नंबर्स को डिकोड करते हैं। देखिए यहां से हम देखते हैं खासतौर पर कि जो ग्रोस एडवांसेस है वो 4.9% से बढ़े, डिपॉजिट्स 1.9% से बढ़े। लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नंबर है ना वो मैं आपको आगे दिखाता हूं, और वो नंबर है दोस्तों इनका यहां पर। यहां आपको ना सारी गणित समझ में आएगी और आपको थोड़ी सी बैंकिंग की नॉलेज भी हो जाएगी यहां से, अगर है तो और अच्छी बात हो जाएगी, थोड़ा और समझ लोगे। चलिए यहां जो मैं बता रहा हूं दोस्तों ये है कासा डिपॉजिट्स। ये ना हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि कासा डिपॉजिट शुड ग्रो हायर, ये जितने ज्यादा होंगे ना उतने अच्छे होंगे। अब ये कासा डिपॉजिट क्या होते हैं जी? ये होते हैं करंट असेट्स करंट अकाउंट्स अपॉन सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, तो करंट अकाउंट ज्यादा बढ़ रहे हैं या सेविंग अकाउंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि बैंक का बिजनेस कैसा चल रहा है। अब इसकी गणित समझ लो आप। गणित ये समझो कि कासा करंट अकाउंट, जब आप एक बैंक में दो ही तरीके के अकाउंट खोलते हैं, करंट या सेविंग, तो आप ये बताइए मुझे कि बैंक आपको इंटरेस्ट किस पर ज्यादा देता है? आपने बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा कराए, ठीक है, और करंट अकाउंट में भी जमा कराए और 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में भी जमा कराए, बराबर है? ठीक है, सो सेविंग अकाउंट पर बैंक मान लीजिए आपको 3 to 4% इंटरेस्ट देता है, यानी साल भर में 1 लाख रुपए का किराया बैंक ने आपको दे दिया 4,000 रुपए, ये मानिए मोटा मोटा। लेकिन करंट अकाउंट में से कोई किराया नहीं देना पड़ रहा, आप समझ रहे? तो जितना करंट अकाउंट होगा उतना सूखी बिना किराए वाली इनकम है बैंक के। इनकम क्या मैं कहूंगा, फंड्स है जो बिना किसी तरीके के इंटरेस्ट दिए हुए उसने एक्वायर किए हैं। सेविंग अकाउंट में उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसलिए जितना का ज्यादा होगा और सा कम होगा उतना ही अच्छा होगा। अब आप ये देखिए कि क्योंकि बैंक फिर क्या करेगा ना कि यहां इसने जो भी इसने पैसा दिया, ठीक है, आपसे पैसे जमा करे, उसके बदले में इसने आपको इंटरेस्ट दिया और फिर इसने वो पैसा यूज करके किसी थर्ड पार्टी को दिया और उससे इंटरेस्ट लिया। तो मान लीजिए इंटरेस्ट जो लिया वो 8% पे लिया, किसी कंपनी को दे दिया इन्होंने कोई फैक्ट्री खोलने के लिए 8% पे, और आपने अगर करंट का अकाउंट में पैसा वो खोल रखा है, करंट अकाउंट का अगर ये पैसा यूज करते हैं तो इन्होंने कितना चुकाया है? 0%। तो 8% इनका क्या हो गया? ये हो गया नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM, ठीक है। वहीं पर अगर ये सेविंग अकाउंट का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो 8% अगर मान लीजिए इनका है, ये इंटरेस्ट कमा रहे हैं लेकिन ये 4% दे भी तो रहे हैं, तो इसका मतलब अब इनकी कमाई कितनी हो गई? 4%। इसलिए जितना करंट अकाउंट ज्यादा होगा दोस्तों उतना ही अच्छा होगा। और आप यहां पर अगर देखेंगे तो इसका जो कासा रेशियो था ना वो 42% से धीरे धीरे कम होते हुए कितना हो गया? 38%। और यही वजह है कि बैंक के ऊपर एक प्रेशर है प्रॉफिट्स को बढ़ाने का, और इसी वजह से स्ट्रीट ने इसको लाइक नहीं किया और थोड़ा सा इसको गिरा दिया। तो क्या बैंक खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बैंक में आगे आने वाले टाइम में कोई ग्रोथ नहीं होगी? ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज जो होती है ना वो थोड़ी स्लो ग्रो करेगी। अब आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लीजिए आप पूनावाला फेनकोर्प या कोई छोटी कंपनी इसी टाइप की जो है उनको लेंगे, हो सकता है उनमें आपको 10%, 20%, 30% की ग्रोथ नजर आ जाए। लेकिन क्या HDFC बैंक में आपको ऐसी या इससे फास्ट ग्रोथ दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम चांस है। क्योंकि दोस्तों बैंक ऐसा है जिसकी 8,000 के आसपास तो ब्रांचेस हैं और हर साल ये 1,000 ब्रांच और खोलने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि अगले 5 साल में 15,000 के आसपास ब्रांचेस कर लें। एक तरफ जहां पर डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, ब्रांचेस कम हो रही है, HDFC बैंक ब्रांचेस खोल रहा है। तो आप ये सोचिए, अगर मैं IDFC बैंक की ले लूं तो उसकी कुल मिलाकर के 550-600 ब्रांचेस होंगी, उसके मुकाबले में HDFC बैंक हर साल 1000 बैंक शाखाएं खोल रहा है, ब्रांचेस खोल रहा है। तो आप साइज देखिए ना, जितनी बड़ी साइज होगी ना उतनी ही ग्रोथ स्लो होगी। वही जैसे एशियन पेंट्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में इतनी बड़ी कंपनीज है कि उनमें आपको 2, 4, 5, 10% की ग्रोथ दिखेगी। पर क्या आप ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री 1 साल के अंदर 40% बढ़ गया? हो सकता है क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही कम चांसेस है। अगर वो अपने यहां पर हीरे की खान खोद ले तो शायद ऐसा हो सकता है, बट अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। तो क्योंकि छोटी कंपनी का बेस छोटा होता है तो ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब इसको ज्यादा अगर आप कहोगे तो मैं वो समझा दूंगा पर आप बोर हो जाओगे, इसलिए बेटर है कि आप सीधा, आपको तो वैसे भी जल्दी रहती है, फटाफट देखो वीडियो, भागो और शाम को पॉलिटिकल न्यूज सुनो। क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को हराया, कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। वैसे आपको क्या मिला दोनों को पूरी न्यूज सुन के 1 घंटा?
कभी ये भी सोच करके देखना चाहिए। खैर, यहां हम बात करते हैं इसी पर कि एचडीएफसी बैंक क्योंकि इतना बड़ा है तो बहुत ज्यादा ग्रोथ या बहुत ज्यादा डिप आने के चांसेस नहीं है। बैंक पूरी तरह सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हाँ, ग्रोथ स्लो हो सकती है। अब देखिए, कस्टमर बेस इन्होंने बढ़ाया। अगेन कस्टमर बेस के अंदर आप ये देखिए कि ये दिसंबर 22 से आगे का नंबर है, तो अभी इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये इन्होंने मर्जर को कैसे कंसिडर किया है नहीं किया है, बट ग्रोथ यहां पर कस्टमर बेस में साफ दिख रही है। अगर आप कैपिटल एडिक्वेसी का रेशियो ले लोगे तो वो थोड़ा सा कम हुआ है सितंबर के मुकाबले में दिसंबर में। एलसीआर जो है वो भी आपको थोड़ा डिप होता हुआ नजर आया है। रेवेन्यूज की बात करें तो अगेन रेवेन्यूज के अंदर मर्जर का जो मिक्स है वो इन्होंने अभी तक इसमें क्लियर किया नहीं है, बट यहां ना ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा था, वो आप यहां देखिए। ये देखिए, ये जो है ना नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो है जो अभी मैं बता रहा था कि ये लेते कितने पे और देते कितने पे जो फंड्स है वो। तो आप ये देखिए, पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो था ना एनआईएम वो 3.4% और अभी भी 3.4% ही है सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो इंटरेस्ट मार्जिन में कोई ग्रोथ नहीं है। ये भी एक वजह है कि मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया। पर क्या ये इतनी बड़ी वजह है कि आप 8% तोड़ दोगे शेयर मार्केट को, इसको शेयर की प्राइस को? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड एंड चिल, डोंट वरी। सस्ता जब मार्केट में होता है शेयर तो आप उसमें अपनी पोजीशन अच्छी क्वालिटी के शेयर्स में यू कैन कंसीडर दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एनहांस योर होल्डिंग, आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगेन ये कोई भी तरीके का आपको एक रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े बड़े हैं इनके और बाकी नंबर्स इन द लाइन ही है मोर और लेस। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें एचडीएफसी बैंक की में आज आप को क्लैरिटी कुछ हद तक मिली होगी कि भाई हुआ क्या और कैसे हुआ और क्या इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सो दोस्तों, कैसा लगा? शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रखने की कोशिश करिए, फिर भी बड़ा हो ही जाता है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे बताइए। और दोस्तों, वीडियो शेयर क्यों नहीं करते हो आप? वीडियो शेयर करिए सारे दोस्तों से, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पे, और वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मैं और अच्छी मेहनत करके आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आऊं। और हाँ, हमेशा की तरह मुझे टाइम देने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए और सीरियस इन्वेस्टर बनने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।